नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे 27 मई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं आज के क्या है महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, 180 ऑस्कर जी चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है स्नैपडील, ऑप्शन सी है पेटीएम, ऑप्शन डी है अमेजन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेजन। अमेजन और MGM ने 26 मई को एक निर्णायक विलय समझौता करने की घोषणा की है। इसके तहत अमेजन 8.45 अरब डॉलर में MGM का अधिग्रहण करेगी। MGM स्टूडियोज की स्थापना मार्कस लोएस और लुइस बी मेयर ने 17 अप्रैल 1924 को की थी। अमेजन ने कहा कि वह MGM की प्रतिभाशाली टीम के साथ स्टूडियो की व्यापक सूची में से कहानियों की नए सिरे से कल्पना और विकास करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है कांगो, ऑप्शन सी है रवांडा, ऑप्शन डी है तंजानिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगो। कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससौ न्यूगेसो ने अनातोले कोलिनोट मकासो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति से पहले मकासो मध्य अफ्रीकी देश के शिक्षा मंत्री थे। वे 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है अरुण वेंकटरमन, ऑप्शन बी है राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी है अनिल कुमार राय, ऑप्शन डी है मोहन वेंकटरमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुण वेंकटरमन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी नागरिक अरुण वेंकटरमन को अमेरिकी और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकटरमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने का 20 साल से ज़्यादा का अनुभव हासिल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया है। वर्ष 2020 में सरकार ने बुनियादी ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्रों की सूची में किफ़ायती किराया आवास योजनाओं को शामिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार कितने देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 9। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 9। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि सरकार 9 देशों में अपने उच्चायोगों दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। इनमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, UAE, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, सऊदी अरब शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर का मकसद महिला विरोधी हिंसा से निपटना है और अधिकारी के अनुसार भारत में 300 और वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सरकार के पास किसी भी प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से नुकसान का हर्जाना वसूलने का अधिकार होगा। यह विधेयक 18 मार्च 2021 को हरियाणा विधानसभा में पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है?
ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कतर, ऑप्शन डी है इराक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ओमान। भारत और ओमान ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ओमान खाड़ी क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। इस समुद्री समझौते ने भारत को पश्चिमी और दक्षिणी हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और पूर्वी अफ्रीका में अपने प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनाया है। यह पहला ऐसा समझौता था जिस पर भारत ने किसी खाड़ी देश के साथ हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास CBID कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और अधिकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास CBID कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास पर 6 महीने का समुदाय आधारित समावेशी विकास CBID कार्यक्रम शुरू किया है। इसके बारे में कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक रूप से जमीनी स्तर पर पुनर्वास व कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाना है जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ काम कर सकते हैं ताकि क्रॉस दिव्यांगजनता के मुद्दों से निपट सकें और समाज में दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल करने में मदद कर सकें। इस कार्यक्रम को श्रमिकों के बीच योग्यता आधारित ज्ञान और कौशल देने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि वे अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक करने की क्षमता बढ़ा सकें। इन श्रमिकों को दिव्यांग मित्र यानी दिव्यांग व्यक्तियों के मित्र के रूप में जाना जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित किया है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजस्थान। कुछ राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस और इससे होने वाली मौतों के मामले में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इससे चिंतित राजस्थान सरकार ने काले फंगस को राज्य में महामारी घोषित करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इस बीच उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में भी काले कवक यानी ब्लैक फंगस और उससे होने वाली मौतों के मामले बढ़ रहे हैं। एक महामारी के रूप में म्यूकोरमाइकोसिस की घोषणा कोविड-19 के उपचार के साथ साथ इसके एकीकृत और समन्वित उपचार को सुनिश्चित करेगी। अधिसूचना राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत दी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 की क्या थीम है? ऑप्शन ए है अति संबद्ध संग्रहालय एक दृष्टिकोण नए प्रकाशन, ऑप्शन बी है समानता के लिए संग्रहालय विविधता और समावेश, ऑप्शन सी है एक सतत समाज के लिए संग्रहालय, ऑप्शन डी है संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 के अवसर पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 का विषय संग्रहालयों का भविष्य पुनर्प्राप्ति और पुनर्कल्पना है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह हर साल 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उद्देश्य, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद आईकॉम द्वारा घोषित किया गया है, लोगों के बीच इस तथ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है कि संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों का विकास और आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के दायरे में आती है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी है आयुष मंत्रालय, ऑप्शन सी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसकी घोषणा 2003 में की गई थी। इसका उद्देश्य उचित तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और देश में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं का विस्तार करना है। खबरों में क्यों है? हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत अब तक 22 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसमें से 6 पहले से ही पूरी तरह कार्यात्मक हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि A76 हिमखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी है अंटार्कटिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका। A76 हिमखंड जो अब दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, जो अंटार्कटिका में स्थित है। इसे हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग किया गया है। आइसबर्ग अब वेडल सागर पर तैर रहा है और जो पश्चिमी अंटार्कटिका में एक बड़ी खाड़ी है। हिमखंड यह 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है। इसे कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह द्वारा देखा गया था, कि जो एक 2 उपग्रह तारामंडल जो पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया न्यायिक अयोग्यता या अस्वीकार्यता शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए व्यक्तियों और व्यवसायों की ऋण समस्याओं से निपटने के लिए कानूनी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी है अपराध जिसकी सजा मौत। ऑप्शन सी है कानूनी कार्रवाई में भाग लेने से परहेज करने का एक प्रयास। ऑप्शन डी है पुनर्गठन की योजना का अनुमोदन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कानूनी कार्रवाई और भाग लेने में परहेज करने का प्रयास। न्यायिक अयोग्यता जिसे अस्वीकार्यता रिक्यूसल कहा जाता है, अदालत के पीठासीन अधिकारी के हितों के टकराव के कारण कानूनी कार्यवाही में भागीदारी से बचने का प्रयास है। खबरों में क्यों रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BR गवई मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की उनके खिलाफ मिली आंतरिक जांच की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने वाली अवकाश पीठ के 2 न्यायाधीशों में से एक गवई ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने सूर्य की सतह पर पहले सौर विस्फोट के दृश्य को कैद किया? ऑप्शन ए है पार्कर सोलर प्रोब, ऑप्शन बी है आदित्य L1, ऑप्शन सी है जूनो, ऑप्शन डी है सौर ऑर्बिटर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सौर ऑर्बिटर। सौर ऑर्बिटर कृत्रिम उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे हैं एक मिशन, जिसे नासा ESA और सौर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया है, एक ऐसा कदम जिससे कि ऐसी परियोजनाओं के लिए बैंक वित्त पोषण को आसान बनाने की उम्मीद है। इसके बारे में उपलब्ध लाभ केवल उन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध होंगे जिनका न्यूनतम निर्मित फर्श क्षेत्र 1 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य प्रदर्शनी स्थान या सम्मेलन स्थान या दोनों संयुक्त हैं। अभी तक इस क्षेत्र में चल रही प्रमुख परियोजनाओं को सरकार का समर्थन प्राप्त है। द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र और साथ ही राजधानी में प्रगति मैदान। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।